Hello students of class 12. How are you all? I hope you are fine. So today we are here with next topic of chapter 6 electromagnetic induction, and in which we have to cover lots of things today also. And very first we have to discuss about Lenz's law. This is also very important topic like a Faraday law of induction. जैसे Faraday law of induction important है, in similar manner this law is very important. Because why this law is very important? Because this law will give the direction of induced current, which we will see induced current, or we have seen already. देखिए फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, ये है क्या पहले ये देख लेते हैं. सो इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा. अब ये डायरेक्शन क्या होगी वो भी समझेंगे. इन अ सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज और द चेन विच प्रोड्यूसेस इट. मतलब इसका सिंपल सी बात है, ये उस थिंग का अपोज करेगा जिसके कारण ये खुद इंड्यूस्ड हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, देखिएगा आई एम टेकिंग दिस क्लोज लूप, एक कॉइल ली हुई है एंड दिस कॉइल इज हैविंग गैल्वेनोमीटर इनिशियली, एंड आई एम टेकिंग एनी मैग्नेट, बार मैग्नेट ली हुई है, और ये बार मैग्नेट अभी रेस्ट में मैंने रखी थी. और जैसे ही मैं ये देखिएगा डायग्राम देखिएगा, जैसे ही मैं बार मैग्नेट को टूवर्ड्स कॉइल मूव करवाता हूं किसमें, वेलोसिटी v से, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड होने लगता है, मींस इन दिस मैनर. ये गैल्वेनोमीटर का नीडल, ये नीडल है, नीडल किसका, गैल्वेनोमीटर नीडल है ये, तो ये किधर डिफ्लेक्शन हो सकता है, राइट साइड. ऐसा क्यों हुआ, देखिए रूल के अकॉर्डिंग जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है उसका ही अपोज करता है. देखिए यहां पर क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्लियर बच्चों, ये फील्ड इससे लिंक होने वाली है, ये फील्ड भी इससे लिंक होने वाली है, ये लिंक होने वाली है. और भी फील्ड ले लेते हैं, ये लीजिए, थोड़ा सा इसको भी हम और थोड़ा डिटेल में भी समझ सकते हैं. ये लीजिएगा, ये टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, राइट. इफ वी आर ब्रिंगिंग दिस बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, जैसे हम कॉइल के टुवर्ड्स लाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक भी हो रहा है और चेंज भी हो रहा है. चेंज कैसा हो रहा है बच्चों, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो ये फैराडे, ये लेंज के लॉ अकॉर्डिंग करता है, जिसके कारण वो इंड्यूस्ड होता है उसका वो अपोज करेगा. तो अब ये चाहेगा कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज ना हो. तो उसके लिए यहां पर पोल्स कैसा क्रिएट होना चाहिए, यहां पर पोल क्रिएट होना चाहिए. देखिए नॉर्थ आ रहा है तो यहां पर क्रिएट होना चाहिए पोल नॉर्थ. तो ये नॉर्थ को हमने इस टाइप से बता दिया डायरेक्शन में. तो देखिए ये नॉर्थ बन जाएगा तो ये भी नॉर्थ होगा, तभी ये एक दूसरे को क्या हो सकेगा, अपोज करेगा. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, पर्टिकुलर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होना ज्यादा हो रही है, तो वो उसका अपोज करेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो लिंक हो रही है वो कम से कम हो. तो अपोज किया. अपोज कैसे कर सकता है, जब सेम पोल क्रिएट हो. तो इससे हमें ये पता डायरेक्शन चल गई कि इस डायरेक्शन में गिवन डायग्राम में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इन दिस मैनर. ये देखिएगा करंट ऐसे जाएगा ऐसा, और ये नीडल इस साइड डिफ्लेक्शन शो कर देंगे. क्लियर है बच्चों, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. तो देखिए करेंट डायरेक्शन व्हेन मैग्नेट मूव टुवर्ड्स कॉइल, कॉइल के जो होंगे तो डायरेक्शन ये होंगी. तो ये समझ. अब इसका अपोजिट देखिएगा, ये कॉइल वही कॉइल ली है, लेकिन अब हमने क्या किया, मैग्नेट वी है, मैग्नेट बार मैग्नेट है, उसको वेलोसिटी वी से अवे ले जा रहे हैं ना. कब करंट होगा, मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल, मैग्नेट moves away from the coil, away from the coil. बट बहुत सिंपल सा है, लेकिन कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं कि यह लेंज लॉ है क्या है. बहुत सिंपल लेंज लॉ है. देखिएगा अब इसको हम मैग्नेट को दूर ले जाना चाह रहे हैं, वी आर जस्ट ब्रिंगिंग दिस मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल. इनिशियली अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो ये कॉइल किस में होगी, जीरो पर होगी. लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या कर रहे हैं, दूर ले जाना चाहे किया, तो देखिए यहां से अभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी. सपोज कीजिए अभी कितनी लिंक हो रही थी, 3 हो रही थी या 1000 हो रही थी, ऐसा इमेजिन कर लीजिए 1000 हो रही थी. लेकिन जैसे जैसे हम दूर ले जाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. ठीक है ना, लिंक होना, इस पर्टिकुलर लूप से लिंक होना कम होती जा रही है. तो अब क्या करें, ये क्या चाहेगा लूप के अकॉर्डिंग,
वो ऐसा पोल क्रिएट करेगा, ये डायरेक्शन क्रिएट करेगा जो इसको अपोज करे, मतलब फील्ड लाइंस लिंक तो हो लेकिन डिक्रीज ना हो। डिक्रीज का अपोज करेगा तो यहां पर क्या पोल क्रिएट होना चाहिए, यहां पर साउथ पोल बनना चाहिए। देखिए साउथ पोल, तो साउथ पोल में यहां डायरेक्शन करंट की बन जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएंगे। अब करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो ये नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये देखिए, तो मुझे लग रहा है कि लेंज लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भी है। तो ये समझ में आ गया। एक मैं आपको वर्क करने के लिए दे देता हूं, तो पहले इतना नोट कर लें, 5 4 3 2 1। एक मैं आपको एज अ होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स को जो मेरे वीडियोस को देखते हैं। ओके, ये होमवर्क में आपको दे दिया, इसको मुझे डायरेक्शन बताइएगा, ठीक है ना। जैसे ये कॉइल थी, ये कॉइल है, राइट, दिस इज गैल्वेनोमीटर। नाउ दिस इज साउथ पोल of the magnet and this is north pole. If I am moving magnet towards this, then where will be the direction of current? Tell the direction of current. Tell the direction of current. बताएंगे बच्चों आप, डायरेक्शन कहाँ होगी, नीडल किधर जाएंगी, ये आपको बताना है। ये लेंज लॉ पर ही बेस्ड है। अगर आपको लेंज लॉ क्लियर हो गया तो आप इसको बताने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाने वाले हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये 2 मार्क्स या 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट लेंज लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यू नो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही ऐसा हो रहा है। देखिए समझिएगा इसको, कैसे आप कह सकते हैं, ये मैग्नेट है, मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, और मूव करवा रहे हैं तो तब उसमें एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, तो यू नो, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिलाकर बनती है ये मैकेनिकल एनर्जी। इससे ही समझ लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी बच्चों। अब देखिए हम ये प्रूफ करके बताएंगे, लेंज लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी एंड अगर हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो इसमें क्या बन रहा है, करंट बन रहा है, और करंट बनने की जो एनर्जी होती है, जैसे करंट बना तो करंट बनना क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या हो रहा है, क्या हमने यहां पर करंट बनाया है, नहीं बनाया है, हमने तो इंड्यूस्ड किया है, किसकी हेल्प से, मैकेनिकल एनर्जी की। अब अगर हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, मूव करवाना मतलब मैकेनिकल एनर्जी होना, सो वी आर जस्ट कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या आपने कुछ प्रोड्यूस किया, नहीं। क्या कुछ लॉस हुआ, नहीं। फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी इज कंजर्व्ड, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या बोलेंगे, इन according to Lenz law, according to Lenz law, energy is not producing, energy is not producing, not destroying, it is just converting one form, converting. Have you done this? Okay, can I erase this? It's just converting one form, is just converting, इसके बाद मैं ना converting from वन फॉर्म, बताइए कौन सा फॉर्म है, मैकेनिकल एनर्जी। मैग्नेट को मूव करने वाली एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इनटू अनदर फॉर्म, यहां से है ना, कन्वर्टिंग के बाद से, यहां से ये न्यूमेरिकल लिखा था मैंने, इसलिए मैं इसको अभी हटा नहीं रहा हूं यहां से। फ्रॉम वन फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल। क्या हमने एनर्जी बनाई, नहीं, हमने तो कन्वर्ट की है, और यही लॉ ऑफ एनर्जी है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्लियर? ये डायग्राम ही यूज कर सकते हैं इसमें, ये वाले में। ठीक है बच्चों? अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। आई होप यू नोटेड डाउन। ओके, नाउ वी हैव टू सी वन मोर टॉपिक एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज व्हाट? नेम ऑफ टॉपिक इज एनसीईआरटी। पहले टॉपिक से पहले एक एनसीईआरटी का छोटा सा क्वेश्चन है, वो पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी ही क्वेश्चन है। ए स्मॉल पीस ऑफ वायर इज ड्रैग्ड across the gap between the poles pieces of a magnet is 0.5 second. Given that magnetic flux linked with this is what? 8 into 10 power minus 4 Weber. एंड कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिंपल सा मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन हम इसमें यूज नहीं करेंगे। तो गिवन दैट क्वेश्चन को वन मोर टाइम रीड कर सकते हैं आप। गिवन दैट इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड रूल को स्टडी करेंगे। क्यों करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। देखिए, तो आपको दिया है, ये देखिए सेकंड दिया है, सेकंड मतलब स्मॉल टाइम दिया है, dt इज 0.5 सेकंड। क्लियर बच्चों? और क्या दिया है? मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दिया है? 5b 8 into 10 to the power minus 4 Weber. Yes? Okay. So now by Faraday's law हम यहां सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करें? इंडक्शन निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना, मींस मैग्नीट्यूड। फैराडे लॉ बताइए, इंड्यूस्ड ईएमएफ टर्न्स दिए हैं क्या? नहीं दिए, मतलब टर्न्स की वैल्यू 1 है। माइनस d5b अपॉन dt, राइट? और इसको मॉड्यूलस लगा देंगे तो ये हो जाएगा, इसी को ऐसा लिख सकते हैं 5b 5 माइनस 5 अपॉन dt के प्लस पर t लिख सकते हैं, इसी को t भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो 5 कौन सा है? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 5 क्या है? 1 क्या है इसमें? 0 कुछ भी नहीं था पहले, और टाइम क्या हो गया? 0.5 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 0.5 मीन्स 5, और यहां पर एक 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? है ना, 1 0 लगा देंगे। तो 8 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 8 को कीजिएगा, 8 एंड 5 बन जाए 5 3 6 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। बताइए एसआई रेट ऑफ ईएमएफ क्या होंगी? सॉरी, आईएमएफ लिख दिया मैंने, ईएमएफ होगा ये। व्हाट विल बी द एसआई रेट ऑफ ईएमएफ? ईएमएफ क्या है? वोल्टेज ही तो है, तो V। क्लियर है बच्चों? ये हो जाएगा इसका ईएमएफ। तो ऐसे एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चंस आप अपने सेल्फ की हेल्प से करते रहिए, मजे आएंगे। ओके, ये चैप्टर मैंने स्टार्टिंग क्लास में भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जस्ट उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखिए कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है फ्लेमिंग्स के रूल्स में लेफ्ट हैंड रूल कब यूज करें और राइट हैंड रूल कब करें। देखिएगा, जब भी हमें डायरेक्शन फाइंड करना हो तो लिख लीजिएगा, पहले लिख लीजिए, जब भी हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करना हो, मींस इफ योर टॉपिक इज रिलेटेड टू इंड्यूस्ड करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, then that time we have to use Fleming's right hand rule. And if we just want to calculate force on current carrying conductor when it is placed in magnetic field, then we have to use, बताइए, Fleming's left hand rule। तो यहां पर हम जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे तो कौन सा रूल याद करेंगे? Fleming's का राइट हैंड रूल। तो लिख लेते हैं Fleming's। ये आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं। ठीक है, मोशनल ईएमएफ देखने वाले हैं, जिसमें हम करंट की डायरेक्शन भी बताएंगे, तो उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल से बता पाएंगे। फ्लेमिंग्स, इसलिए हम राइट हैंड रूल की बात करें, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखते हैं, व्हेन वी स्ट्रेच आवर right hand
fingers including thumb at 90 degree with each other. देखिएगा, देन थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, देन मिडिल फिंगर क्या देख लेते हैं, कौन कौन से फिंगर और कौन कौन से देखना है हमें। मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेंगी, एंड बताइए, मिडिल फिंगर, थंब एंड बताइए फोर फिंगर, इसी को इंडेक्स फिंगर भी कहा जाता है। तो देखिए, थंब जो रिप्रेजेंट कराएगा वो फोर्स की डायरेक्शन करेगा, फोर्स या मोशन की डायरेक्शन, फोर्स और मोशन की डायरेक्शन करेगा। मोशन मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी शो कर सकता है। मिडिल फिंगर यहां पर जो डायरेक्शन शो करेगा यही इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन करेगा, इंड्यूस्ड करंट। ये सब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर बच्चों? एंड फोर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये देखिए, इस टाइप से हमें राइट हैंड को लेना है, राइट हैंड को इस टाइप से रखना है 90 डिग्री पर। ये क्या है, फोर फिंगर, ये क्या है, मिडिल फिंगर, एंड ये क्या है, थंब। सो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस इंडेक्स फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ, इंडेक्स फिंगर को ही हम फोर फिंगर कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। अच्छा, ये लिखा है तो अब हम डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। अब इसको यूज करना है हमें, तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। लिखिए, मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट हेडिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सही है, मोशनल ईएमएफ। क्यों बोला है मोशनल ईएमएफ? बाय फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। मोशनल ईएमएफ हमें बताना है बाय फैराडेज लॉ ऑफ electromagnetic induction. Let us consider this is magnetic field. Where is this magnetic field? Going inside. Clear बच्चों? Going inside. कैसी है मैग्नेटिक फील्ड? ये इस टाइप से सपोज कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड किससे वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एरो इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड। ये देखिए, मैग्नेट एरो इस टाइप से, तो आपको ये क्रॉस टाइप का दिखाई दे रहा है बैक साइड, तो इससे पता चला मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है, ठीक है। वी आर टेकिंग एनी क्लोज लूप, ये लीजिए, वी आर टेकिंग एनी क्लोज लूप, ठीक है बच्चों। इसमें कोई हमने एक कंडक्टर लिया है, एंड दिस कंडक्टर इज मूवेबल कंडक्टर, या आर्म भी बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। इसकी जो विड्थ है उसको हमने लिया, विड्थ रेक्टेंगुलर कॉइल ली है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड सपोज कीजिए दिस इज द वेलोसिटी, इट इज मूवेबल कंडक्टर, सो इट हैज एनी वेलोसिटी v, एंड इट इज मूविंग आउटसाइड हो रहा है, ये इस टाइप से 90 डिग्री से ये क्या होता जा रहा है, आउटसाइड मूव हो रहा है। देखिएगा, है ना बच्चों, ये ए से मूव हो रहा है, ये वेलोसिटी v से, ठीक है। अब मीटर आता है, ये एनी इंस्टेंट इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज कीजिए x है, फॉर एनी इंस्टेंट, है ना, फॉर स्मॉल टाइम t। टोटल टाइम की हम बात अलग करेंगे, अभी हमें इंस्टेंटली हमने इसका डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया है, x। अब देखिए, जैसे ही हम ये मूवेबल कंडक्टर को आउटसाइड मूवेबल आर्म भी बोल सकते हैं, जैसे ही हम इसको आउटसाइड करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज हो सकता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट, और क्या चेंज करें, बताइए, एरिया। देखिए, अगर हम इसको मूव करते हैं तो एरिया चेंज होगा, और एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो ही नहीं सकता है। तो इसी से तो हमें ईएमएफ मिलेगा। और ये मोशनल क्यों कह रहे हैं, ये भी पता चल रहा है, क्योंकि हम ये कॉइल का एरिया कंटिन्यूअसली चेंज करते जाएंगे, ठीक है ना। सो
मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil with the coil with the coil at टाइम t। कोई टाइम t में उस कॉइल से फ्लक्स लिंक हुआ, वो क्या होगा, फाई बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट एरिया, ये हमें पता है, इसका एंगल ओपन कीजिएगा, एरिया सपोज कीजिए एरिया है, एरिया इज एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी थी, तो ये इसको लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री होगी, क्यों होगी देखिएगा, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा। ये कॉइल है, कॉइल कैसी है, रेक्टेंगुलर कॉइल समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, मुझे एक रेक्टेंगुलर थिंग नहीं मिल रही है अभी, ओके नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा। ऐसा इमेजिन कीजिए, ऐसा इमेज, यही रेक्टेंगुलर सपोज कीजिए। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इनसाइड, और ये इसका एरिया वेक्टर भी क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये ऐसा रखा हुआ है, हाँ ऐसा समझ लीजिए, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है ऐसी ऐसी, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी जा रही है, ऐसी। तो इसका एरिया वेक्टर किधर है, इनसाइड, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, इनसाइड। देखिए एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये देखिए, अगर ऐसा रखता तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो जाती, तो ये 90 डिग्री होता, लेकिन एरिया वेक्टर भी ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, तो थीटा कितना बनने वाला है, 0 डिग्री। इमेजिन करना सीखिए बच्चों। तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए बचेगा, बस एरिया हो गया ये, यस ना। अब एरिया क्या निकलेगा इस केस में, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए एरिया की वैल्यू रखेंगे, तो फाई बी इज इक्वल टू बी, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ लेंथ यहां पर इमेजिन किया है, ये एल है, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, एक्स। एक्स इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, स्मॉल डिस्टेंस है, समझ सपोज कीजिए, तो हमने फॉर स्मॉल टाइम टी। तो अब क्या करना है हमें, लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट टाइप का कॉन्सेप्ट बन गया है। चलिए यहां तक नोट कर लिया। हाँ, डायरेक्शन बताने के लिए मैं इसको अभी रिमूव नहीं करता हूं, तो आपको डायरेक्शन में थोड़ा सा इशू आएगा। अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं करना है, टेकिंग, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं, टेकिंग डी अपॉन डी टी बोथ साइड, या मल्टीप्लाइंग डी अपॉन डी टी बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग कर लीजिए, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर लीजिए, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग डी बाई डी टी बोथ साइड्स। बताइए क्या होगा बच्चों, बताओ। तो ये हो जाएगा डी फाई बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी, एल तो फिक्स है इसमें, तो एल तो मूवेबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन सा है इसमें, एक्स वेरिएबल हो सकता है, स्मॉल एक्स से कैपिटल एक्स या कुछ भी बढ़ सकता है, तो यहाँ वेरिएबल किसका है, कौन सा है, dt के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में x है, तो इसमें ही चेंज होगा। तो फॉर दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला कॉन्सेप्ट आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट बिहेव करेगा, मतलब ये इसकी वेलोसिटी भी हो जाएंगी। आ रहा है समझ में, हाँ आई होप आपको आ रहा है। चलिए इसके बाद में एक स्टेप हम ऊपर ही लिख देते हैं, डेफिनेटली वी आर एंजॉयिंग दिस फिजिक्स, ओके। तो ये क्या है, तो ये फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में E इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी होता है, जब नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने 1 कर दिए, यही तो होता है नेगेटिव साइन के साथ, लेकिन यहाँ पर तो हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो डी फाई बी अपॉन डी टी ही लिख सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये E हो जाएगा। कई बुक में इसको नेगेटिव भी लिखते हैं, नेगेटिव का मतलब उन्होंने डायरेक्शन भी बता दी है, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू बताइए क्या होगा बच्चों, डी फाई बी अपॉन डी टी के प्लेस पर क्या हो जाएगा E, और ये क्या है वी एल, और V के प्लेस पर डी एक्स अपॉन डी टी के प्लेस पर जाएगा V। So this EMF is called, this EMF is called मोशनल EMF। समझ में आ गया होगा क्यों मोशनल बोल रहे हैं, समझ में आ गया ना बच्चों, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली इसमें वेरिएशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, इसलिए इसी को मोशनल बोल सकते हैं। किसी बुक में इसको नेगेटिव ले रहा है, नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन बताना।
अब पता चलता है कि इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे पता करें, तो देखते हैं। लिखिए, अब मोशनल ईएमएफ है तो इसका कोई मोशनल करंट भी होगा, मोशनल करंट। करंट की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्लूड होगा। लेट आर इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, आर इज रेजिस्टेंस। कंडक्टर है तो कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस होना ही है, गुड कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा बट होगा जरूर। तो देखिए ओम्स लॉ का यूज कीजिए, इक्वल टू आर इंटू आई, तो ये अब सेकंड इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो करंट क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, आई इक्वल टू बी एल वी अपॉन आर, दिस विल बी करंट। ये चाहे तो इसको सेकंड बोल दीजिए, इसको थर्ड बोल दीजिए, क्लियर है। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसमें जो करंट बन रहा है इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी स्टडी क्या था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये डायरेक्शन हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ लेंज लॉ, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हर केस में हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो अब देखिए इसमें डायरेक्शन फाइंड करते हैं, तो राइट हैंड रूल को यूज करेंगे। देखिए बच्चों, ये किसकी डायरेक्शन को बताता है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये किसकी, फोर्स की है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये इंड्यूस करंट की। तो देखिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को रखा, फोर्स या वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखा। तो ये किसकी रिप्रेजेंट करता है, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन किधर बनी, हाफ साइड। सपोज कीजिए इसका नाम P है, ये Q पार्ट है, ये P Q R और ये S है। फिर से ये P पार्ट है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो इसकी डायरेक्शन बताइए क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी करंट की। फिर से PQ में P2 डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम P टू Q, होगी या नहीं होगी, इधर देखिए इमेजिन कीजिएगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द बोर्ड और फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, फोर्स या वेलोसिटी की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी भी उधर ही होगी। और करंट किधर जा रहा है, अप साइड, तो कॉइल में करंट ऐसे फ्लो होगा, ये देखिएगा, ये वाला करंट, ये क्लियर। मुझे लग रहा है कि मोशनल ईएमएफ आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये देखिएगा डायरेक्शन करंट होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, ओके, करंट डायरेक्शन। Clear बच्चों today's topic, okay, so till now if you didn't watch previous videos, so please watch, then you can understand this in easy manner. And if you have watched, so thank you, and whatever I have given you homework, just try to solve this. Thank you for watching this video also.